नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोविंदम IT में। दोस्तों, अभी तक जितनी भी मैंने प्रीवियस वीडियो आपके लिए अपलोड की है उसमें मैंने DC जनरेटर का कार्य सिद्धांत, DC जनरेटर क्या है, DC जनरेटर के पार्ट, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जितने भी पार्ट मैंने आपको DC जनरेटर के बारे में थ्योरेटिकल रूप से बताया है, उन सभी पार्टों को आज मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से बताना चाहता हूँ। प्रायोगिक स्तर पर मैं आपके सामने DC जनरेटर के हर पार्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि आर्मेचर कौन सा होता है, कम्यूटेटर कौन सा होता है। तो आज मैंने अपने सामने एक कम क्षमता का DC जनरेटर ओवरहोल करके रखा हुआ है। मैंने ये ओवरहोल इसलिए किया है ताकि आपको इसके हर पार्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल जाए कि कौन सा पार्ट देखने में किस टाइप का होता है, उसका DC जनरेटर के अंदर क्या कार्य है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको पार्ट बताया था वो थी मशीन की बॉडी। DC जनरेटर की जो बॉडी है, मैंने आपको बताया था कि जो छोटे DC जनरेटर होते हैं उनकी बॉडी प्राय कास्ट आयरन से निर्मित की जाती है, और जो बड़े DC जनरेटर होते हैं उनकी बॉडी प्राय कास्ट स्टील से निर्मित की जाती है। तो ये हमारे सामने जो जनरेटर रखा हुआ है, जो DC मशीन रखी हुई है, वो कम क्षमता का लगभग 1.5 किलोवाट क्षमता की ये मशीन है DC। तो इनकी जो बॉडी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कास्ट आयरन एक ऐसी धातु होती है, आप उसको लोहे का बुरादा भी बोल सकते हो, लोहे के बुरादे से निर्मित, जिसको बीड भी कहा जाता है। तो ये जो बॉडी है आपके सामने, ये DC जनरेटर की बॉडी है, ये किससे निर्मित है? कास्ट आयरन से निर्मित है। दूसरी बात, अगर बड़ी DC जनरेटर होते हैं तो उसकी जो बॉडी है वो कास्ट स्टील से निर्मित होती है। दोस्तों, मैंने बॉडी के आपको 2 कार्य बताए थे कि बॉडी का एक तो सबसे पहला जो कार्य है, इम्पोर्टेंट कार्य, वो ये है कि ये मशीन के समस्त आंतरिक भागों को एक सुरक्षा आवरण प्रदान करने का कार्य करती है। तो दोस्तों, इस मशीन के समस्त आंतरिक भाग, जैसे ये तो है आपके फील्ड पोल, और ये है आपका आर्मेचर वाला भाग। तो आर्मेचर वाला भाग भी इसी के अंदर रहता है। इस प्रकार से ये आर्मेचर वाला हिस्सा रहता है DC जनरेटर के अंदर। तो आर्मेचर वाले भाग को या फिर मशीन के फील्ड पोलों को और मशीन की बेयरिंग, फील्ड पोल की बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग, ये समस्त आंतरिक भागों को जो सुरक्षा आवरण प्रदान करने का कार्य करती है, वो किसका है दोस्तों? बॉडी का है। तो ये बॉडी है DC जनरेटर की, जो दोनों ओर से खुली होती है इस प्रकार से। और जो मैं आपको बता चुका हूँ, बॉडी के 2 कार्य। पहला कार्य मैंने बताया आपको, मशीन के समस्त आंतरिक भागों को एक सुरक्षा आवरण प्रदान करने का कार्य करती है बॉडी। दूसरा कार्य क्या है दोस्तों? दूसरा कार्य बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, जैसा कि ये फील्ड पोल आपको दिखाए गए हैं मशीन के अंदर, ये 2 फील्ड पोल दिखाए गए हैं। ये तो होता है पोल शू वाला हिस्सा, और इसके नीचे होता है पोल। तो इस पोल शू को, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पोल शू का जो नीचे का यानी शू वाला हिस्सा है, वो पोल की अपेक्षा दुगना बड़ा रखा जाता है। कारण एक तो समरूप विस्तार से चुंबकीय क्षेत्र फैल जाए। दूसरा कार्य क्या है इसका कि ये कॉइल से, जो पोल से जो कॉइल है, ये क्या है दोस्तों? ये फील्ड पोल की बाइंडिंग है, फील्ड कॉइल जिन्हें बोला जाता है फील्ड कॉइल। इनके ऊपर टैप लपेटा हुआ है, दिखने में ये बिल्कुल ये तांबे की जैसी है, लेकिन इनके ऊपर अचालक आवरण PVC टैप, वो कॉटन टैप लपेटा जाता है, जिससे कि ये बॉडी यानी फील्ड पोल से उचित दूरी बनाए रखे। तो दोस्तों, बॉडी का दूसरा कार्य है कि वो अपने अंदर यानी चुंबकीय पथ को, चुंबकीय बल रेखा को एक रास्ता प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो भाग है अपन का, वो था फील्ड पोल। तो देखो, मैंने आपको बताया किसी मशीन में फील्ड पोलों की संख्या होती है न्यूनतम 2 और मैक्सिमम होती है 8। इस मशीन के अंदर जो फील्ड पोलों की संख्या है वो है 2। तो ये 2 जो फील्ड पोल है आपके, देखो इस प्रकार से मैंने आपको बताई कि संरचना बताई कि इस वाले हिस्से को, ये जो गोलाकार आकृति में दिखाई गया है, इसको बोला जाता है पोल शू। और जो ऊपर का हिस्सा होता है दोस्तों, देखो ये बड़ी मशीन का फील्ड पोल है आपके सामने, ये छोटी मशीन के फील्ड पोल है, और ये बड़ी मशीन का फील्ड पोल है। इस प्रकार से मैंने आपको चित्र में समझाया था कि इस प्रकार से मैंने आपको बोर्ड पर चित्र बनाया था कि ये जो हिस्सा होता है वो होता है फील्ड पोल का, वो पोल शू का। ये जो नीचे का हिस्सा है वो किसका होता है?
पोल शू का, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है पोल। और दोस्तों इसके ऊपर क्या है कि इस प्रकार से 2 छिद्र बने होते हैं, इन्हें इस प्रकार से अंदर यों की यों डालकर, और जैसे ये फिट हो रहे हैं नट बोल्ट के द्वारा, जिस प्रकार ये फिट हो रहे हैं उसी प्रकार से दोस्तों ये जो है हिस्सा वो फील्ड पोल का, मैंने आपको बताया था कि ये पोल शू होता है। इसका आकार पोल की अपेक्षा दुगना बड़ा रखा जाता है, ताकि एक तो ये जो कॉइल है, देखो दोस्तों ये बड़ी मशीन का फील्ड पोल है आपके पास में, तो ये जो कॉइल है इस प्रकार से इसमें फंसाई जाती है। अब ये जो कॉइल है वो इधर की साइड से तो नट बोल्ट की तरह इसे बॉडी में कस दिया जाता है। ये छिद्र बने हुए हैं दोस्तों, देखो इन छिद्रों के अंदर चूड़ी बनी होती है, और जैसे ये छोटे वाली मशीन है इसके पोल इस प्रकार से कसे ऊपर बॉडी के साथ, इसी प्रकार से इन बड़े पोलों को भी बड़ी मशीन के अंदर नट बोल्टों के द्वारा कस दिया जाता है, जिससे क्या कि कॉइल यूँ तो बाहर निकलेगी नहीं। और नीचे का जो आकार है पोल का, वो इसलिए दुगना बड़ा रखा जाता है कि कॉइल बाहर ना निकले। पहला रीजन तो ये, दूसरा रीजन ये एक समरूप फैला हुआ चुंबकीय क्षेत्र आपको मिले, मशीन के लिए एक समरूप फैला हुआ चुंबकीय क्षेत्र आपको मशीन के अंदर प्राप्त हो। दोस्तों देखो ये भी फील्ड पोल की, ये जो बड़ा फील्ड पोल आपको दिखाया गया है बड़ी मशीन का, इसके लिए ये जो कॉइल है ये तैयार की थी हमने यहीं कॉलेज में। तो दोस्तों इसके ऊपर भी ये कॉटन टेप लपेटा जाता है और फिर पेपर लगाया जाता है, जिसको दोस्तों पेपर यहाँ लगा हुआ है, देखो इस प्रकार से ये पेपर लगाया जाता है। ये देखो ये है लेथराइट पेपर। ये क्या कि मशीन की बॉडी से कॉइल को पृथक रखने का कार्य करता है, जिससे कि मशीन की बॉडी में लीकेज करंट प्रवाह ना हो पाए। तो ये तो पेपर है। इसके अलावा भी फिर डबल इंसुलेटेड क्यों किया जाता है कि एक तो ये पीवीसी जो टैप है ये भी इंसुलेशन का कार्य करती है, ये पेपर भी इंसुलेशन का कार्य करता है। और दोस्तों दूसरी बात ये कि जो बाइंडिंग वायर हम यूज में लेते हैं उसके ऊपर भी देखो, जैसे ये दिखाया गया है, उसके ऊपर भी एक अचालक आवरण यानी इनेमल्ड छंडा हुआ वायर हम बाइंडिंग के रूप में काम में लेते हैं। तो देखो 3 तरह का अचालक आपको प्रदान कर रही है मशीन के अंदर। एक तो जो बाइंडिंग वायर हम यूज में लेते हैं वो भी इनेमल्ड होता है, इसलिए जल्दी से आप बॉडी में करंट लीकेज नहीं होगा। दूसरा, आप लेथराइट पेपर यानी बाइंडिंग कॉइल को पोल के अंदर फंसाने से पहले उस पोल पर एक लेथराइट पेपर यानी जो अचालक कागज आता है उसको लपेटा जाता है। उसके बाद कॉइल जो होती है आपकी उसको कॉटन टेप से लपेट कर फिर से इंसुलेशन करके और फिर कॉइल को पोल के अंदर फंसाया जाता है। तो दोस्तों ये थे, मैं पोल के कार्य बता चुका हूँ आपको। किसी भी मशीन में अगर जो डीसी जनरेटर है उसके अंदर न्यूनतम पोलों की संख्या होती है 2 और मैक्सिमम जो पोलों की संख्या होती है 8। बड़ी से बड़ी जो मशीन होगी उसमें पोलों की संख्या होगी 8 और छोटी मशीन के अंदर पोलों की संख्या होगी 2। तो दोस्तों जो ये मशीन आपके सामने रखी गई है इसमें पोलों की संख्या है 2। इसमें भी ऐसी कॉइल फंसी हुई है और ये पोल शू है, यहाँ बीचों बीच में आर्मेचर को फिट किया जाता है। दोस्तों दूसरा अगला जो भाग है वो है आपका आर्मेचर। आर्मेचर के बारे में आपको बता चुका। आर्मेचर एक वृत्ताकार यानी बेलनाकार आकृति का एक भाग होता है डीसी मशीन का। इसमें ये किससे निर्मित किया जाता है दोस्तों? कास्ट आयरन की जो हर बॉडी है। तो दोस्तों ये जो आर्मेचर है ये देखो, ये पतली पतली लेमिनेटेड पत्ती होती है सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लेमिनेटेड पत्ती होती है, जिनको वार्निश में आलेपित करके यानी इनको ऊपर एक इनेमल्ड छंडाकर वार्निश में आलेपित करके और इन पत्तियों को एक के पीछे एक इस प्रकार से रखा जाता है। रखने के बाद में मैंने कि जैसा कि आपको बताया था चित्र में, बीच में इन पत्तियों के बीच में रिबिटिंग होल होते हैं, जिनमें रिबिट को फंसाकर और दूसरी साइड से उस रिबिट को चपटा कर दिया जाता है ताकि आर्मेचर की पत्तियाँ बाहर की ओर ना निकले। तो दोस्तों ये है आर्मेचर। और खांचों के आधार पर मैंने आपको आर्मेचर बताए थे 3 प्रकार के। एक तो बताया था अर्धबंध आर्मेचर, एक आर्मेचर बताया था मैंने आपको खुला प्रकार का, और एक आर्मेचर बताया था आपको मैंने बंद प्रकार का। तो दोस्तों जो ये हमारे पास जो आर्मेचर है वो है खुले प्रकार का आर्मेचर, यानी जिसमें सीट्स वाला हिस्सा दोस्तों कौन सा होता है? कम्यूटेटर की तरफ सीट्स वाला हिस्सा होता है। तो सीट्स से बैक तक खांचों की जो चौड़ाई है वो अगर बराबर होती है तो दोस्तों वो आर्मेचर होता है आपका खुला आर्मेचर। देखो इसमें भी खांचे की चौड़ाई यहाँ शीर्ष से और अंत तक दोनों साइड बराबर ही है, तो इसलिए दोस्तों ये जो आर्मेचर है वो है खुले प्रकार का आर्मेचर। जो अर्धबंध प्रकार का होता है उसमें क्या होता है दोस्तों? शीर्ष पर तो होती है चौड़ाई
कम और बाद में पीछे पीछे चौड़ाई उसकी बढ़ती जाती है खांचों, यानी शीर्ष पर चौड़ाई होती है कम और बाद में पीछे की ओर चौड़ाई खांचों की बढ़ती जाती है। वो होता है अर्धबंध आर्मेचर। जो बंद आर्मेचर होता है वो पूरा उसकी जो पर्दी होती है पूरी वृत्ताकार होती है, उसमें छिद्र बने होते हैं बीचों बीच में, जैसे रिवेटिंग हो उसी प्रकार से उसमें छिद्र बने रहते हैं। उन छिद्रों के अंदर बाइंडिंग वायर को प्रवेश कराया जाता है, तब जाके उसकी बाइंडिंग क्रिया संपन्न की जाती है। तो दोस्तों आर्मेचर के आगे वाले हिस्से को बोलते हैं, ये जो हिस्सा है दोस्तों देखो, ये जो हिस्सा है इसे बोला जाता है कम्यूटेटर। इसे क्या बोला जाता है? कम्यूटेटर, यानी दिशा परिवर्तक या दिक् परिवर्तक। दोस्तों देखो, ये है तांबे की पत्तियां, सेगमेंट। जैसे मैंने क्या आपको बताया, कम्यूटेटर का निर्माण कठोर खिंचे हुए तांबे की पत्तियों से मिलकर किया जाता है। और दोस्तों ये दो पत्तियों के बीच में जो ये खाली जगह होती है, दोस्तों ये जो खाली जगह दिख रही है, इन खाली जगहों के बीच में कौन सा अचालक पदार्थ भरा जाता है? माइका, यानी अब्रक के पाउडर को भर दिया जाता है, ताकि ये दो पत्तियां आपस में एक दूसरे को शॉर्ट होने से रोक पाए। दोस्तों ये होती है शाफ्ट, ये है आपकी शाफ्ट, ये नरम लोहे से निर्मित होती है। और ये आर्मेचर व कम्यूटेटर दोनों के लिए किसका कार्य करती है? दोनों के लिए दोस्तों ये आधार का कार्य करती है। शाफ्ट के ऊपर ही आर्मेचर को स्थापित किया जाता है और शाफ्ट के ऊपर ही कम्यूटेटर को स्थापित किया जाता है। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो ये कम्यूटेटर है वो एबोनाइट यानी एक बेकेलाइट की मोटी शीट पर तैयार करके कसा जाता है। तो दोस्तों ये जो शीट दिखाई गई है, नीचे देखो, ये जो शीट है ये होती है बेकेलाइट की मोटी शीट, जिसके ऊपर कम्यूटेटर को स्थापित किया जाता है। ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिख रही है, ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिख रही है, ये होती है बेकेलाइट की मोटी शीट, जिसके ऊपर कम्यूटेटर पत्तियों को यानी कम्यूटेटर सेगमेंट को स्थापित किया जाता है, ताकि ये शाफ्ट से शॉर्ट नहीं हो पाए, शाफ्ट से पृथक रह पाए, इसलिए बेकेलाइट की मोटी शीट। दोस्तों देखो, अगला जो भाग है वो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ये होता है कम्यूटेटर राइजर। क्या होता है दोस्तों? कम्यूटेटर राइजर। इस कम्यूटेटर राइजर वाले हिस्से पर आर्मेचर वाइंडिंग के जो कॉइल के प्रत्येक सिरे हैं उनको प्रत्येक सेगमेंट, कम्यूटेटर प्रत्येक सेगमेंट के साथ में सोल्डरिंग क्रिया के द्वारा सोल्ड कर दिया जाता है। ये होता है कम्यूटेटर राइजर। इसी वाले हिस्से पर कम्यूटेटर की प्रत्येक सेगमेंट के साथ आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे सोल्डर विधि के द्वारा सोल्डर किए जाते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता चुका, ये शाफ्ट होती है, नरम लोहे से निर्मित होती है और ये कम्यूटेटर व आर्मेचर के लिए एक आधार प्रदान करने का कार्य करती है। दोस्तों ये है आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग डालने से पहले भी शाफ्ट और जो आर्मेचर है उनके बीच में देखो दोस्तों, ये कागज़ लगा रखा है, एनिमल्ड का उपयोग किया जाता है इंसुलेशन लेयर का, जिससे कि शाफ्ट और आर्मेचर के बीच में एक इंसुलेशन लेयर रहे। अगला हिस्सा है दोस्तों रॉकर आर्म, यानी छल्ला प्लेट, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कम्यूटेटर के बिल्कुल ऊपर और जो दो मैंने आपको साइड कवर बताए थे, दो साइड कवर, इसको एक को बोला जाता है फ्रंट एंड कवर और एक कवर को बोला जाता है दोस्तों रियर एंड कवर। जो कम्यूटेटर के वाले साइड का हिस्सा होता है उसे बोला जाता है फ्रंट एंड कवर, और जो कम्यूटेटर के विपरीत यानी पीछे की साइड दोस्तों इस प्रकार से ये लगाया जाता है। दोनों साइड कवर इस प्रकार मशीन को कवर्ड करने का कार्य करते हैं, मशीन को पूरी तरीके से पैक करने का कार्य करते हैं। और ये अगर कास्ट आयरन की बॉडी है तो ये साइड कवर भी कास्ट आयरन से ही निर्मित किए जाते हैं। अगर मशीन कास्ट स्टील से निर्मित है तो साइड कवर भी कास्ट स्टील से निर्मित किए जाते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इन साइड कवर के बीचों बीच में एक स्लॉट, गोलाकार एक स्लॉट कटा होता है, जिनके अंदर बेयरिंग स्थापित की जाती है। दोस्तों देखो ये बेयरिंग लगी हुई है इस स्लॉट के अंदर, और दूसरे साइड कवर के अंदर भी एक स्लॉट होता है, उसके अंदर भी दोस्तों देखो ये बेयरिंग लगी हुई है। बेयरिंग का कार्य क्या है दोस्तों? आर्मेचर को घूमने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना। दोनों साइड की बेयरिंग का कार्य क्या है? आर्मेचर को घूमने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना। दोस्तों इस प्रकार से ये बेयरिंग लगी होती है आर्मेचर के अंदर। ये इस प्रकार दोस्तों, और ये दोनों कवर को ऊपर जब स्थिर कर देगी तो बेयरिंग
क्या कार्य करेगी, आर्मेचर को घूमने के लिए एक स्वतंत्रता प्रदान कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों तरफ के कवर है। कम्यूटेटर साइड वाले कवर को बोला जाता है फ्रंट एंड कवर, और कम्यूटेटर के विपरीत वाली साइड के कवर को बोला जाता है रियर एंड कवर। साइड कवरों का कार्य रहता है कि मशीन को पूरी तरीके से दोनों ओर से पैक करने का कार्य करते हैं साइड कवर। ठीक है दोस्तों, साइड कवर के ऊपर और छिद्र बने होते हैं, ये जो छेद बने हुए बड़े बड़े, इनके ऊपर पत्ती लगा दी जाती है, एक एल्युमिनियम की या एक GI की सीट, पतली सीट वाली पत्ती लगा दी जाती है। उन पत्तियों में छिद्र बने होते हैं, जिससे कि क्या है कि जो कम्यूटेटर की दूसरी साइड वाला हिस्सा है उसमें साइड कवर फंसाने से पूर्व दोस्तों एक ये पंखा है कूलिंग फैन, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कूलिंग फैन कम्यूटेटर के विपरीत वाले हिस्से पर लगाया जाता है इस प्रकार से, और फिर दूसरी साइड कवर लगा दिया जाता है। तो दोस्तों ये कूलिंग फैन का कार्य क्या है, ये बाहर की वायुमंडलीय, बाहर की जो वायु है उसको ये खींचकर, जब ये मशीन चालू होगी तो आर्मेचर घूर्णन गति करेगा, और आर्मेचर के साथ साथ कूलिंग फैन जो इस नट बोल्ट इस पेच के माध्यम से शाफ्ट के ऊपर कसा हुआ रहता है, तो ये कूलिंग फैन भी घूमेगा, और कूलिंग फैन घूमेगा तो ये बाहर की वायु को अंदर खींचकर, मशीन के अंदर खींचकर आर्मेचर और फील्ड कोर की जो हीट है, बाइंडिंग के कारण जो हीट उत्पन्न होती है मशीन में, उसको ठंडा करने का यानी उसको समाप्त करने का कार्य करता है ये कूलिंग फैन। दोस्तों इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि ये रॉकर प्लेट, तो ये जो रॉकर प्लेट होती है वो जो कम्यूटेटर वाले साइड का हिस्सा है जिसको फ्रंट एंड कवर बोला जाता है दोस्तों, उस वाले कवर में दोस्तों देखो ये दो आपको छेद दिखाए गए हैं। फ्रंट एंड कवर यानी कम्यूटेटर के वाला जो हिस्सा है उसको बोला जाता है फ्रंट एंड कवर, और इसमें दो छेद दिखाए गए हैं, और ये जो स्लॉट कटा हुआ है इस स्लॉट के ऊपर इस प्रकार से ये रॉकर प्लेट को रखा जाता है दोस्तों, और एक वाशर तथा एक पेच के माध्यम से इसे रोके रखा जाता है जिससे रुकी रहती है। इस प्रकार से दोस्तों इसको कसा जाता है, रॉकर नटों के द्वारा इसको कस दिया जाता है, ये इस प्रकार से रुकी रहती है दोस्तों। और ये जो हिस्सा है ये इस प्रकार से कम्यूटेटर के ऊपर ये जो हिस्सा है रॉकर प्लेट का वो लगभग इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से ये कम्यूटेटर के ऊपर रहती है दोस्तों। इस प्रकार से ये कम्यूटेटर के ऊपर रखी जाती है, और इस रॉकर प्लेट पर ही दोस्तों ये जो ब्रूस होल्डर है, ब्रूस होल्डर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्रूस होल्डर जो होते हैं वो दोनों ओर से खुले हुए एक आयताकार बॉक्स नुमा, ये देखो आयताकार बॉक्स नुमा दोनों ओर से खुला हुआ, इधर से भी खुला है ये, इधर से भी खुला, एक पीतल का बॉक्स होता है जिसे पेचों के माध्यम से दोस्तों देखो पेचों के माध्यम से रॉकर प्लेट पर कस दिया जाता है। यह है आपका कार्बन ब्रूस धारण करने का ब्रूस होल्डर। और ब्रूस होल्डर के एक सिरे पर दोस्तों ये पत्ती लगी होती है, ये स्प्रिंग वाली पत्ती लगी होती है जो क्या कार्य करती है, जैसे ये कार्बन ब्रूस है आपका, इस कार्बन ब्रूस को जैसे हम इसके अंदर डालते हैं, इस प्रकार से दोस्तों देखो कार्बन ब्रूस को जब हम इसके अंदर डालते हैं तो ये इस प्रकार से कार्बन ब्रूस के ऊपर एक निश्चित दबाव बनाए रखती है, ताकि जो कार्बन ब्रूस का संपर्क लगातार कम्यूटेटर के साथ बना रहे, और जो कार्बन ब्रूस है लगातार कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क बना सके। जब दोस्तों ये पत्ती का तनाव मैंने आपको बताया, इस पत्ती का तनाव होता है 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी जो कार्बन ब्रूस की चौड़ाई है वो कितने वर्ग सेंटीमीटर है उसी हिसाब से इस पत्ती का दबाव कार्बन ब्रूस के ऊपर रखा जाता है। तो दोस्तों ये कार्बन ब्रूस होल्डर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो बात है वो है कार्बन ब्रूस की। तो दोस्तों ये है कार्बन ब्रूस, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कार्बन से निर्मित होते हैं और कम्यूटेटर के साथ देखो दोस्तों इस प्रकार से संपर्क बनाए रखते हैं। बिल्कुल भी कम्यूटेटर और कार्बन ब्रूस के बीच में बिल्कुल भी एयर गैप नहीं होता है, यानी कार्बन ब्रूस कम्यूटेटर के साथ लगातार फिसलता हुआ संपर्क बनाए
रखता है। एक कार्बन ब्रश इस तरह की साइड लगेगा और दोस्तों एक कार्बन ब्रश आपका लगेगा इधर की साइड। ऐसे 2 कार्बन ब्रश लगे होते हैं और इन कार्बन ब्रशों में जैसा कि मैंने आपको बताया एक नम्य फ्लेक्सिबल तांबे का वायर जब कार्बन ब्रश का निर्माण किया जाता है तो उसके साथ फिट कर दिया जाता है। एक नम्य तांबे का फ्लेक्सिबल वायर है और इसके ऊपर ये पीवीसी स्लीव लगा दी जाती है इस वायर को इंसुलेशन प्रदान करने के लिए। और ये एक आगे की ओर एक लग जिसे थिम्बल भी बोला जाता है वो क्रिम्प कर दिया जाता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, इस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया इस प्रकार से कार्बन ब्रश इसके अंदर रहता है और उसी के बगल में एक पेच कसने के लिए एक छिद्र बना होता है ब्रश होल्डर पर। इस क्लिप को यहाँ पर पेचों के माध्यम से, पेच और बासर के माध्यम से कस दिया जाता है और कार्बन ब्रश इस प्रकार से लगा रहता है। तो दोस्तों ये थे डीसी जनरेटर के पार्ट। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ बेयरिंग, साइड कवर, फील्ड कोर, फील्ड कॉइल, आर्मेचर बाइंडिंग, कम्यूटेटराइजर, कम्यूटेटर, आर्मेचर शाफ्ट, कूलिंग फैन का क्या कार्य है। और दोस्तों लास्ट जो भाग रह गया है आपका वो रह गया है बेड प्लेट और टर्मिनल बॉक्स। इसके बारे में भी सुन लो दोस्तों कि बेड प्लेट होती है वो भी कास्ट आयरन से निर्मित होती है और इसे वेल्डिंग क्रिया के द्वारा मशीन की बॉडी के निचले हिस्से में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों अब इस मशीन को फाउंडेशन पर, जैसा सामने आपको सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन दिखाया गया है और भी मशीन कसी हुई है बेड प्लेट के द्वारा। जैसे ये भी डीसी मशीन है, ये भी हमने फाउंडेशन पर बेड प्लेट के द्वारा नट बोल्टों के द्वारा इसको कसा रखा है। देखो दोस्तों ये देखो बेड प्लेट को नीचे नट फाउंडेशन में लगा दिया जाता है, फिर बोल्ट के द्वारा मशीन को फाउंडेशन के ऊपर कस दिया जाता है दोस्तों। तो उसी प्रकार से ये जो तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में कि बेड प्लेट का क्या कार्य है। मशीन को एक आधार प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा फाउंडेशन पे मशीन को कसने के लिए बेड प्लेट का यूज किया जाता है। दोस्तों इसमें 4 होल बने हुए हैं। इन चारों कोनों पर नट जो फाउंडेशन में लगे रहते हैं उन पर इसको स्थापित करके और फिर उसके ऊपर बोल्ट कस दिया जाता है। एक भाग जो दोस्तों मैंने आपको बताया टर्मिनल बॉक्स। देखो दोस्तों मशीन की बॉडी पर एक बैकलाइट की मोटी सीट सा जिसमें पेच या नट बोल्ट के माध्यम से एक टर्मिनल बॉक्स होता है। यहाँ पर दोस्तों देखो ये आर्मेचर बाइंडिंग के और फील्ड बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग के और आपकी फील्ड बाइंडिंग जो आपके फील्ड कोल पे ये फील्ड कोयल दिखाई गई है इनके सिरे दोस्तों देखो ये आगे से देखो जैसे ये फील्ड बाइंडिंग के सिरे है फील्ड कोयल के, ये इस प्रकार से मशीन के बॉडी पर एक साइड से छिद्र बना होता है इस छिद्र के माध्यम से इन्हें टर्मिनल बॉक्स पर बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। अब इसमें दोस्तों देखो ये जो सिरे वो निकले हैं इन पर जैसे एक छोटी छोटी स्लिप लगा दी जाती है जिससे पहचानने में आता है कि ये फील्ड बाइंडिंग, जिस पर एफ लिखा हुआ है वो फील्ड बाइंडिंग का सिरा है और जिस पर ए लिखा हुआ है दोस्तों, जिस स्लिप पर ए लिखा हुआ है वो आर्मेचर बाइंडिंग का सिरा होता है। तो ये है दोस्तों टर्मिनल बॉक्स जहाँ पर मशीन की आर्मेचर तथा फील्ड बाइंडिंग के सिरे बाहर की ओर निकाल दी जाते हैं, जहाँ से हम आउटपुट में विद्युत भाग बल प्राप्त करते हैं, वो हिस्सा होता है टर्मिनल बॉक्स। दोस्तों एक हिस्सा होता है जिसका ऊपर मैंने आपको बताया मशीन की बॉडी पर एक गोल हुक लगा होता है जिसे आई बोल्ट के नाम से जाना जाता है। वो दोस्तों ये छोटी मशीन है तो इस मशीन को तो हम उठा के कहीं एक जना भी उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी क्षमता की जो डीसी जनरेटर होते हैं जिसको मनुष्य को द्वारा उठाया जाना असंभव होता है, उन्हें क्रेन विधि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो उन बड़ी मशीनों के ऊपर दोस्तों आई बोल्ट नामक एक गोल छिद्र लगा होता, हुक लगा होता, जिनमें ट्रेन का हुक फंसाकर मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। दोस्तों देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक मशीन हमारी वर्कशॉप के अंदर भी है दोस्तों। देखो ये है ये होता है आई बोल्ट, मशीन की बॉडी के ऊपर लगा हुआ हिस्सा होता है आई बोल्ट। इसे भी एक नट के द्वारा मशीन की बॉडी के ऊपरी हिस्से में कस दिया जाता है। अब दोस्तों इसमें मशीन क्रेन के हुक को इस प्रकार से फंसाकर और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से ले जाया या पहुंचाया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज जो मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है ये है डीसी जनरेटर के जो सभी पार्ट उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एक एक यानी सभी भागों को मैं एक एक प्रकार से आपको समझा चुका हूँ कि डीसी जनरेटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। थ्योरेटिकल भी मैं आपको बता चुका हूँ और प्रैक्टिकली प्रायोगिक स्तर पर मैंने आपको उन सभी भागों के बारे में बता चुका हूँ। तो दोस्तों जितनी भी हमारी कोशिश रहेगी हम आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ ITI की प्रैक्टिकल जो वीडियो है
प्रैक्टिकल का भी ज्ञान देते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।